इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक पहला रुझान नजफगढ़ से बीजेपी रुझानों में आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कि खाता खुल चुका है और बीजेपी पहला रुझान अपने साथ लेकर आई है। और नजफगढ़ विधानसभा सीट जहां पर अभी बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी के लिए पहला रुझान सामने आया तो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन रुझान से परिणाम तक के बीच का जो सफर है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी के लिए भी बोलना इस बारे में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन प्रशांत जी आपका लेना चाहूंगा। 10-11 साल आप लोग सत्ता में रहे, बहुत काम किया, बहुत काम के दावे किए गए, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, बड़े बड़े नेता जेल होकर आए, विधानसभा का चुनाव बड़ी मुश्किल से लड़ा और कितनी मुश्किल लग रही है जीत में? देखिए, जीत को लेकर के हम बहुत जो है आश्वस्त हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति को वोट किया है, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी को वोट नहीं किया है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था आशीष जी, इस मायने में भी कि इस बार ये चुनाव एक पूरे सिस्टम के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, हमारे सब लोगों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के द्वारा लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में एक पार्टी सिर्फ बीजेपी नहीं थी, बीजेपी, कांग्रेस एक ही यूनिट, उसके साथ साथ गुंडागर्द, सीबीआई, ईडी, आईटी, दिल्ली पुलिस और ऊपर से चुनाव आयोग, जिसने डाटा अपलोड करने में इतना वक्त लगा दिया। जब उनको ये पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल जी से लड़ाई है, किसी मामूली व्यक्ति से नहीं। प्रशांत ये तरीका तो कांग्रेस का था। आप लोग कब से ईवीएम और चुनाव आयोग पर, आप लोग कब से ईवीएम और चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने लगे? ये तो हमने कांग्रेस के उसमें देखा कि जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जहां जीतते हैं वहां कहते हैं हमारी जीत हो गई। देखिए, चुनाव हारने या जीतने से परे है, ईवीएम पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं और निश्चित रूप से आप देखिए किस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी कि उन्होंने किस तरीके से हेरफेर की है। तो चाहे ईवीएम हो, और इस सबका जो है रचयिता कौन है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग किसके चरणों में जो दंडवत प्रणाम किए हुए? भाजपा के। आपने देखा दिल्ली में गुंडागर्दी किस हद तक चली, नोट बांटे गए, क्या नहीं बांटा गया, हुई है तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और अगर परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ गया तो क्या तब भी आप यही बात बोलेंगे? राम, अगर ये महिला सम्मान की बात करते हैं भाजपा वाले, तो राम रहीम को आवश्यकता क्यों पड़ जाती है इनको हर चुनाव में? उसको जो पेरोल पर बहाल ले आते हैं, बिल पे बहाल ले आते हैं, एक साल में 14 बार। तो महिला सम्मान पर भाजपा जो है ज्यादा ना बोले, उस पर बोलने लायक उनकी जो है मुंह नहीं है। और मैं वापस दिल्ली चुनाव पे आता हूं। दो मॉडल के बीच में ये चुनाव था, बहुत स्पष्ट था। एक तरफ जनता का पैसा, जनता के बिजली, पानी, बसों की यात्रा, चाहे अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, इस पर देने वाले अरविंद केजरीवाल जनता का पैसा जनता पे खर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ जनता का पैसा अपने अरबपति जो मित्रों को लुटाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी पार्टी थी। बिल्कुल प्रशांत जी, आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया अभी पीछे चल रहे हैं। और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कितनी देर आगे रहेंगे, ये परिणाम में कब तक बदलेगा, इसके लिए तो कुछ इंतजार करना होगा। जंगपुरा से एक बड़ी खबर है, जहां पर जंगपुरा में अब मालवीय नगर से एक बड़ी खबर, मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और आप ये देखिए कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी आगे चल रही है, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। वो चेहरा जो जेल से आने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से तंदुरुस्त हो गई थी, मजबूत हो गई थी कि अब हमारे नेता बाहर आए और अब हम चुनाव प्रचार तेजी से करेंगे, और वो इस वक्त रुझानों में पीछे चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के रुझान जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बातें और बढ़ेंगी। और इस वक्त केजरीवाल का पीछे रहना आम आदमी पार्टी के लिए किस तरीके का रिएक्शन होगा वो भी जान लेते हैं। प्रशांत जी, हमारे बड़े नेता हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे सोमनाथ भारती जी हो, चाहे गोपाल राय जी हो, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, कोई भी हो, चाहे आतिशी जी हो, स्वयं मुख्यमंत्री, सब नेता जो है बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में चुनाव जीतेंगे। अभी शुरुआत है, तो ये शुरुआत में थोड़ा सा भाजपा वालों को खुश रहने का, बीजेपी आगे चल रही है और यहाँ से मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं। दो बड़े चेहरे से दूर करेंगे। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी, क्या तस्वीरें आपके पास? देखिए, जैसे जैसे रुझान आने लगे हैं तो एक चीज स्पष्ट होने लगी है कि धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव पूरा लड़ा गया, एक एक चीज पर बीजेपी ने ध्यान दिया गया, एक एक चीज की रणनीति बनाई गई, उसी को लेकर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता भी हैं।
अनूप जी, आप लंबे समय से बीजेपी कवर करते रहे हैं, दिल्ली का आपने इतने सारे चुनाव देखे, चाहे 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति में अलग क्या था? क्योंकि आपको अपडेट दे दूं कि नई दिल्ली सीट और जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया, दोनों ही सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए पवन, 27 साल हो गया, एक लंबा वनवास है बीजेपी के लिए, जहां पर सत्ता नहीं है, देश की राजधानी है, केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद यहां पर सरकार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहां पर किसी तरह से सरकार यहां पर बने। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर बीजेपी चुनाव लड़ी है। एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर उन्होंने मेहनत की है, और इसी का नतीजा है जो आप अभी सामने देखेंगे, रुझानों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से बीजेपी पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कौन चुनाव जीत जाएगा, लेकिन इतना जाहिर है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, और पिछले 2 बार के तुलना में इस बार बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बीजेपी के लिहाज से आपको देखने को मिल सकता है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि 3 बड़ी सीटें और 3 बड़े उम्मीदवार, चाहे वो नई दिल्ली की बात करें जहां से खुद अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और कालकाजी से आतिशी जो खुद मुख्यमंत्री हैं, इन तीनों उम्मीदवारों के सामने बीजेपी ने 3 अपने बड़े नेता मैदान में उतारे। उसको लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी थी? नहीं, बिल्कुल। अगर सिर्फ नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली सीट में अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ा चेहरा उनका है। इसके अलावा परवेश वर्मा, आपको मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बड़ा नाम है, यहां पर सांसद रह चुके हैं। दूसरी तरफ संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, यानी कि एक बड़ा मुकाबला एक कह सकते हैं कि इन तीनों नेताओं के बीच देखने को मिलेगा, और ये रणनीति का ही भाग है, क्योंकि जिस तरह से परवेश वर्मा को बीजेपी ने इस चुनाव में उतारा है, जाहिर सी बात है बहुत टफ फाइट आपको देखने को मिल सकता है। वॉकओवर अरविंद केजरीवाल को इस सीट पे नहीं है। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, मनीष सिसोदिया ने अपने सीट को चेंज किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। अब कितना भुगतना पड़ेगा, क्या कितने से वो हारेंगे या जीत होगा, ये अलग बात है। आतिशी मरलेना, चूंकि रमेश बिधूड़ी वहां के लोकल हैं, सांसद रहे हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो चुनाव जल्दी हारते नहीं है, वो जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर माने जाते हैं। तो ये तीनों कैंडिडेट के अगेंस्ट में बीजेपी ने अपने कह सकते हैं कि स्टार लीडर्स को उतारा है, तो वाकई इनके लिए बड़ी दिक्कत है अभी, लेकिन देखना होगा जैसे जैसे रुझान आएगा सारी चीजें सामने आ जाएगी। बीजेपी की जो रणनीति थी इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में, वो बजाय पूरे प्रदेश में लड़ने के उन्होंने एक एक सीट को टारगेट किया विधानसभा वाइज। वहां 6-6 महीने पहले प्रवासी भेज दिए गए, उनको ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कराई गई, तो उससे बीजेपी को कितना लाभ, कम से कम अगर एग्जिट पोल्स की अगर बात करें या शुरू के रुझानों की बात करें, उससे कितना लाभ मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए पवन, एक बात बताऊंगा कि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के लिए या मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में चेहरा पर किसी ने बात नहीं पवन, क्योंकि पवन कालका जी से आतिशी मरलेना पीछे चल रही है। कालका जी विधानसभा सीट एक और हॉट सीट है, इसका फायदा आपको देखने को। अनूप जी, एक और अपडेट आ रहा है कि नई दिल्ली और जंगपुरा से तो आम आदमी पार्टी पीछे चली रही थी, कालका जी से भी आतिशी मरलेना जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो भी पीछे चल रही